जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्लीट इंडियन पोलाइटी श्रृंखला के भाग 5 को पढ़ रहे थे और भाग 5 में हम लोगों ने राष्ट्रपति के शक्तियां के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में। तो राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ा और हम लोगों ने काफ़ी आसानी से राष्ट्रपति के पावर को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की शक्तियां होती हैं और उस दोनों के अंतर के माध्यम से काफ़ी आसानी से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास मुख्य रूप से क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति के शक्तियाँ पार्ट में ही अगले पार्ट में है हम लोग, और इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति की बात कही गई, यानी कि प्रेसिडेंट्स के अध्यादेश की शक्ति बात कही गई है। और प्रेसिडेंट के अध्यादेश की जो शक्ति की बात की वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया है। और 123 के अनुसार राष्ट्रपति जब किसी अध्यादेश को जारी करती है तो उसके अनुसार अध्यादेश जारी कर सकती है। और 123 के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी करती है तो अध्यादेश को जारी करते समय ये परिस्थितियां होती है, और ये 3 प्रकार की परिस्थिति अगर बनती है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके अध्यादेश पारित किया जा सकता है। सबसे पहले पहली परिस्थिति ये होना चाहिए कि संसद सत्र में न हो। यदि आप तो जानते ही हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता जबकि लोकसभा का विघटन होता है, और यदि दोनों एक्टिव हैं और सत्र में नहीं है तो इस स्थिति में भी अध्यादेश जारी की जा सकती है। तो दोनों सदन संसद के दोनों सदन यदि सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति को ऐसा माने ज़रूरत महसूस हो कि माने विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है और संसद अथी में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है। और उसके बाद यदि एक ऐसी स्थिति आती है कि सरकार के समक्ष आकस्मिक स्थिति अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी स्थिति आ जाती है जो आकस्मिक हो और ऐसा स्थिति विद्यमान हो तो सरकार अध्यादेश बना सकती है। तो इस 3 आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकती है जब संसद सत्र में न हो, विधि निर्माण की जरूरत हो, और या सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाए, आकस्मिक स्थिति आ जाए तो अध्यादेश की ज़रूरत हो, तो उस समय बनाया जा सकता है। अध्यादेश की बात करें फ्रेंड्स तो अध्यादेश संघ और समवर्ती इन्हीं 2 सूची के विषय पर बनाया जा सकता है। संघ सूची के विषय पर राष्ट्रपति जो अध्यादेश निकालेंगे अनुच्छेद 123 के तहत वो संघ और समवर्ती यानी कि यूनियन और कंकरेंट लिस्ट, इन्हीं 2 लिस्ट के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकती हैं। उसके बाद बात करें तो अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन और नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जो कि अनुच्छेद 356 में है और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 352 में है। तो प्रेसिडेंशियल रूल और राष्ट्रपति शासन लागू हो तो इस स्थिति में राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के विषय पर भी अध्यादेश बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अध्यादेश की अवधि, यानी कि इसका जो अध्यादेश अगर राष्ट्रपति निकालता है तो उसका समय क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू संसद द्वारा बनाए गए कानून के समकक्ष होती है, क्या उसकी वैल्यू जितने दिन संसद के कानून रहते हैं क्या उतने ही दिन ये भी अध्यादेश भी रहती है। तो आइए जानते हैं कि अध्यादेश की अवधि क्या होती है। दोस्तों, बात करें अध्यादेश की तो ये इनकी जो शक्तियाँ होती है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है, लेकिन इसकी नेचर जो बात करें तो ये अल्पकालीन होती है, यानी कि कम समय के लिए किसी विशेष परिस्थिति के लिए इसे बनाई जाती है। उसके बाद बात करें तो संसद अध्यादेश वो संसद की बैठक होने पर, संसद की अगर बैठक होगी तो दोनों सदनों के समक्ष यानी कि आपने परिस्थिति में जाना है कि जब संसद सत्र में ना हो तो उस परिस्थिति में अध्यादेश आता है। तो फिर जब अध्यादेश राष्ट्रपति निकाल देते हैं 123 का इस्तेमाल करके, तब फिर संसद की बैठक होती है आगे, तो बैठक होती है तो दोनों सदनों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है।
और उसके बाद जो है बात करें, यदि संसद के दोनों सदन जो है अध्यादेश को अगर पारित कर देते हैं, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश जो है कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं करे, यदि जो है संसद द्वारा जो इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह के बाद, यानी बैठक होगा उसके 6 सप्ताह के जो है भीतर, 6 वीक के भीतर जो है यह विधेयक अध्यादेश जो है समाप्त हो जाएगा। यदि दोनों सदन जो है कार्रवाई नहीं करे तब 6 सप्ताह की बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वीक की बात कही जा रही है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि को बुलाई जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है ये अलग अलग तिथि को बुलाई जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि यह जो है 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है, यानी कि दूसरे सदन की जो बैठक बुलाएगी उस तिथि से जो है यह 6 सप्ताह वाली अवधि काउंट की जाएगी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यदि संसद के दोनों सदन जो है, यदि संसद के दोनों सदन की बात करें तो दोनों सदन जो है उस पर अनुमोदन कर दे, यानी कि अनुमोदन नहीं करे, तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि उस पर जो है यह दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ अध्यादेश और दोनों सदन ने इस पर निरनुमोदन कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो ये 6 सप्ताह से जो है इस स्थिति में पहले ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि चूंकि संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम अवधि जो है 2 सत्रों के बीच जो होती है वो 6 मंथ की होती है, तो 6 महीने की जो है अधिकतम अवधि होने के कारण जो है अब और 6 महीने की जो अवधि होती है और उसमें जो है संसद द्वारा अध्यादेश पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में जो है यह जो अध्यादेश होता है वो प्रथम बैठक के 6 सप्ताह के भीतर ही जो है, यदि संसद इसमें कार्रवाई नहीं करे तो इस नहीं होने पर जो है प्रथम बैठक जो होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर ही जो है यह समाप्त हो जाता है। अतः इस तरह जो है अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है मान सकते हैं 6 महीना 6 वीक, यानी कि 6 महीना 6 सप्ताह। तो ये जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी फ्रेंड्स। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत है, जबकि राज्य में जो है राज्यपाल को 212 के तहत है। तो ये भी जो है बात ध्यान रखना है, तो ये भी बात जो है ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 213 के तहत है, 213 के तहत है, तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अब जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। और अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है 5 तरीके से जो है कि क्षमादान दे सकते हैं, और वो क्षमादान जो है सैन्य मामलों से भी संबंधित हो सकते हैं या संघ कानून के उल्लंघन से संबंधित मामले हो सकते हैं, तो या मृत्युदंड के भी मामले हो सकते हैं। तो 5 प्रकार से जो है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास जो है क्षमादान करने की शक्ति है। तो जानते हैं कि वो 5 शक्तियाँ कौन कौन है। 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। इसमें बात करें फ्रेंड्स तो पहला जो है यह लघुकरण, यानी कि कम्यूट, इसको अंग्रेजी में कम्यूट कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि लघु यानी कि छोटा करना, तो लघुकरण यानी कि छोटा करना। तो इसमें जो है अगर कोई कठोर प्रकृति का दंड है तो इस स्थिति में जो कठोर प्रकृति के कारावास को जो है साधारण कारावास में जैसे बदल देना। तो कठोर अगर दंड दिया गया तो उसको हल्का में चेंज कर देना, जैसे कि कठोर कारावास की जो है व्यवस्था की गई है अगर किसी अपराधी के लिए, तो उसके जो है अपराध को जो है कम करके उसके अपराध के सज़ा को कम करके जो है साधारण कारावास में जो है चेंज किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति की पहली जो है अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त क्षमादान की शक्ति है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो है राष्ट्रपति की जो शक्ति है क्षमादान की शक्ति में वो है परिहार। और परिहार को जो है अंग्रेजी में रीइमिशन कहते हैं। रीमिशन जो है परिहार को कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि दंड के आदेश की प्रकृति, यानी दंड जो दिया गया है और दंड का जो आदेश दिया गया उसके नेचर को चेंज किए बिना, बदले बिना जो है दंड की मात्रा को जो है कम करना, तो ये जो है परिहार में शामिल होता है। जैसे 5 वर्ष के किसी आदमी को जो है कठोर सजा दिया गया तो उसको जो है 2 वर्ष के सज़ा में चेंज कर देना। 5 वर्ष अगर किसी को सज़ा दिया गया है तो दंड की प्रकृति बदले बिना
वह जो है 2 वर्ष के सज़ा में कर देना। तो ये जो है परिहार में शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो विराम यानी कि रिस्पाइट, इसको अंग्रेजी में रिस्पाइट कहते हैं। और इसका अर्थ यह है कि जो दंड पाए हुए व्यक्ति हैं उनकी जो है विशिष्ट अवस्था के कारण जो है उसके दंड के कठोरता को, उसकी अवस्था जो विशिष्ट, जैसे कोई गर्भवती हो सकता है, कोई विकलांग हो सकता है, कोई मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। तो इस विराम की बात करें तो रिस्पाइट का अर्थ होता है कि जो दंड पाए हुए व्यक्ति है उसकी विशिष्ट अवस्था है और उस अवस्था के कारण जो है उसकी दंड की कठोरता को कम करना, दंड की कठोरता को कम करना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगला जो है प्रविलंबन, और इसको जो है अंग्रेजी में रिप्राइव कहते हैं। प्रविलंबन को अंग्रेजी में रिप्राइव कहते हैं और इसका अर्थ है कि मृत्यु दंड अगर किसी को दिया गया है तो उसको जो है अस्थायी तौर पर जो है निलंबित कर देना। ये जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की चौथी शक्तियाँ हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति के क्षमादान के 5वें शक्ति की बात करें तो 5वां शक्ति जो है वो क्षमा है और इसको अंग्रेजी में पार्डन कहते हैं। और इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अपराधी को जो है दंड या दंडादेश से जो है पूरी तरह जो है मुक्त कर देना, ये जो है इनकी क्षमादान की शक्ति में शामिल है। तो ये जो है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त ये 5 क्षमादान शक्तियां हैं। तो परीक्षा के लिहाज से और ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति की, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न में जो है राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। तो इमरजेंसी के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, और भाग 5 को ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।